करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उसमें से 80% अपने उस शिक्षा के योग्य ही नहीं है जिसके लिए वो नियुक्त किए गए हैं। उनको पीएचडी का सही तरीके से फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन आज वो गाइड बने पड़े हैं। आज वो सब्जी मंगवाते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर से और उनका थीसिस वो खुद लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के बिहार यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो आप छात्रों पे तो इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों का क्या होगा? 80% ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास वो योग्यता ही नहीं है, वो या तो करप्शन के हिसाब से या किसी और तरीके से। वंचक नमस्कार, मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का विषय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारत, और मेरे साथ बात करने के लिए हैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भारत देश के बिहार प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री अजीत उपाध्याय जी। मैंने श्री अजीत उपाध्याय जी का यह साक्षात्कार अक्टूबर 2019 में लिया था और लगभग 1 घंटे 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार में मैंने उनसे अलग अलग मुद्दों पे बात की, अलग अलग विषयों पे बात की, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान है, धारा 370 पे क्या कहना है, देशभक्ति पे क्या विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखती है, और भी अलग अलग मुद्दे। मैंने यह साक्षात्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर कार्यालय में लिया था और लगभग पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार को मैं आपके समक्ष, आपके सामने अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग विषयों के आधार पे पेश करना चाहता हूँ। दूसरा विषय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शिक्षा पर क्या विचार है। इतने बड़े शिक्षा संगठन के आप सह संगठन मंत्री हैं, प्रदेश सह संगठन मंत्री हैं बिहार प्रदेश के, लेकिन बिहार में हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, जिसको अलग अलग माध्यमों से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। तो इस पर क्या करें? देखिए, बिहार में वैसे तो पूरे भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था हमारी सनातन काल से अगर देखा जाए तो गुरुकुल की पद्धति रही है। गुरु सिखाते थे, शिष्य सीखते थे और गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी वहाँ रहा करते थे, तो वो एक परंपरा अलग थी। और गुरुकुल का संचालन किसी राज्य के पर आधारित न होकर के उस समय गुरुकुल चलते थे समाज के सहयोग से। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको दान करना है तो गुरु को दशांश दान करना चाहिए। तो उस समय गुरुकुल में समाज के हर घटक से हर व्यक्ति जो है अपना 10% जो है उसमें दान करता था। इसके कारण गुरुकुल अपने आप समाज के सिस्टम से चलता था, समाज के आधार पर चलता था। इसीलिए शिक्षा जो है राज्य की वस्तु ना होकर के शिक्षा जो है वो समाज का एक जरिया, समाज के ही माध्यम से चलती थी और उसके संचालन होता था। तो एक इसमें परिवर्तन आया है। वर्तमान में राज्य की तरफ से शिक्षा का संचालन होता है और ये भारत ही नहीं संपूर्ण जगह विश्व में ऐसा होता है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कि जहाँ तक बिहार प्रदेश की बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ही अगर हम बात करें तो इस शिक्षा व्यवस्था में बिहार में जो कमी है शिक्षा व्यवस्था में, आज जो उच्च शिक्षा के हालात हैं, वैसे ही +2 और उसके पहले जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं उसमें किस तरह से बहुत सारी आपको कमियां आपको भी ध्यान में आती होंगी। तो ये कोई आज की कमी नहीं है। अभी इससे पहले जो सत्ता में लोग रहे, आपातकाल से पहले हमारे बिहार में क्या स्थिति थी और आपातकाल के दौर के बाद जो नेता हमारे आपातकाल से निकले उभरे हुए नेता थे, आखिर वो छात्र आंदोलन की उपज थे। जितने भी आप किसी भी दल में अगर जाते हैं देखते हैं तो आपातकाल से ही उपजे हुए नेता निकले हैं। आज वही बिहार का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो उनको छात्र आंदोलनों की समझ तो है और छात्रों की ताकत की भी समझ है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं जानबूझकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ का जो विश्वविद्यालय है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ पे भी तो पाठ्यक्रम पूरा खराब हो चुका है। डिग्रियां समय पे नहीं मिलती, 3 साल की जगह पे 4 साल 5 साल हो जाता है। तो इस पे चूंकि आप वहाँ पे तो सक्रिय हैं, फिर वहाँ पे क्यों दिक्कत? देखिए, मौलिक बात हम करें इस पर आपको खुल के कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं इस पर जो है खुलकर भी अपने विचार रख सकता हूँ
क्योंकि इससे पहले मैं जब कश्मीर घाटी में था तो उसके बाद फिर मैं इधर बिहार प्रदेश में मेरा प्रवास 9 जुलाई से शुरुआत हमारी हुई है। अभी लगभग 18 से 20 जिलों में मेरा जाना हुआ है। तो विभिन्न जिलों में कई जिलों में 2-3 बार हमारा भी जाना हुआ। तो पूरे बिहार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर अभी मैं धीरे धीरे हमारी जो समझदारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो आपातकाल से, जो मैं भी कह रहा था, आपातकाल से निकले हुए जो नेता हैं वो छात्रों की ताकत को जानते हैं, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था सही पटरी पर आए, पहला। दूसरा कि जो आज हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन विश्वविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन आज अगर व्यवहारिक रूप में आप देखें तो कहीं बायोमेट्रिक ठीक से नहीं होता है और विद्यार्थी कैंपस में आता नहीं है। आज का विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन लेकर के कहीं और जाकर के या तो कोटा, राजस्थान और अन्य जगहों पर जाकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है या फिर कहीं नौकरी करने लगता है और यहाँ उसका नामांकन हो जाता है और नाम चलते रहता है, फिर भी वो एग्जाम देता है, पास होता है और डिग्री लेता है। तो कुल मिलाकर के वो कागज की डिग्री हुई, वास्तव में तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। तो पूरे बिहार में स्थिति क्या है कि 75% जो उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए वो अनिवार्य है नहीं, कुछ मजबूरी वश जो भी कारण रहा हो। और कहीं पर अगर बहुत सारे प्रिंसिपल से हमारी बात हुई है तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर हम अपने कॉलेजों में इसको अनिवार्य करें तो कल गए अगर हमें इसमें पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई लोग धमकी देते हैं कि आप हमारे उपस्थिति 75% नहीं है, आप फार्म नहीं भरवा रहे हैं, चलिए आइए हम आपको बाहर देख लेते हैं। और उनको जब पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करने की बात आती है तो पुलिस जब प्रोटेक्शन देने जाती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था का अंग है। तो अब उस व्यवस्था में शामिल जो नेता होते हैं उनके लिए वो लड़के जो 75% उपस्थिति नहीं जिनकी होती है वो उनके लिए भीड़ जुटाते हैं, उन नेताओं के लिए। तो उन नेताओं के लिए जब भीड़ जुटाते हैं तो वो नेता उनके लिए पैरवी करते हैं, पुलिस को कहते हैं आप क्यों जा रहे हैं। तो पुलिस प्रोटेक्शन उस प्रिंसिपल को नहीं मिल पाता है और इस तरह से यह एक गुंडागर्दी का वातावरण बना हुआ है। तो शिक्षा व्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी जब विद्यार्थी कैंपस में आएगा ही नहीं। और ये षड्यंत्र है। अगर वास्तव में कैंपस में विद्यार्थी आना शुरू करेगा और एक पठन पाठन का वातावरण बनेगा, चाहे वो 75% उपस्थिति अनिवार्य करके ही हो, अगर पठन पाठन का वातावरण बनेगा तो विद्यार्थी चर्चा करेगा और चर्चा करेगा तो युवा क्या होता है, वो अनीतियों का विरोध करता है, गलत काम का युवा विरोधी होता है। तो जब कैंपस में चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर सरकार और विपक्ष जो भी नेता हैं, सत्ता का जो संचालन करते हैं, उनकी भी कमियों की आलोचना होगी और उस पर जो है युवा आंदोलन करेगा, विचार विमर्श करेगा और एक नया डिस्कोर्स खड़ा होगा। तो वह डिस्कोर्स खड़ा ही ना होने पाए, इसके लिए चाहे वो किसी भी दल के नेता हो बिहार में, वो आपातकाल से निकले हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था को जानते हैं, छात्र आंदोलनों को जानते हैं, इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि ये सब व्यवस्था ठीक हो। ठीक है, आपने जो बात बोला ये एक आम जनता को शोभा दे सकता है, लेकिन आप तो वहाँ पे एक छात्र संगठन के तौर पे हैं, आपको उस शिक्षा को सही करने की जिम्मेवारी है। तो आप इससे आप ऐसी बातें बोलकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे वो अधिकार दिया गया हुआ है कि आप उस प्रिंसिपल से वैसे छात्रों को समझाएं, काउंसलिंग दें, सही करें, क्योंकि आपको शिक्षा को आगे बढ़ाना है, आप जिम्मेवार हैं वहाँ पे। आप बिल्कुल आपकी बात से हम सहमति हमारी है। वास्तव में पूरे बिहार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो जिसको हम जंगल राज के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे उस जंगल राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था यानी हर व्यवस्था पटरी से कितना उतर गई और धीरे धीरे उसको कैसे अभी आया है, वो पटरी पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ रही है वो व्यवस्था। तो उसमें शिक्षा व्यवस्था भी आती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं तो उसमें शिक्षा व्यवस्था भी है। ये नहीं है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई और शिक्षा व्यवस्था ठीक रही, ऐसा तो नहीं है। तो एक लंबे कालखंड के कारण जो कमियां आई हैं उसको दूर करने में विद्यार्थी परिषद की भी अहम भूमिका रही है। हमने जिस तरह से आज बहुत सारे कैंपसों में थोड़े ही विद्यार्थी दिखते हों, लेकिन वो भी अगर दिख रहे हैं तो उसके पीछे विद्यार्थी परिषद का जो सेव कैंपस जो हमारा अभियान चला था बिहार भर में, वो सेव कैंपस अभियान ने बहुत सारे कैंपसों को पुनर्जीवित कर दिया, बहुत सारे कैंपसों में पढ़ाई होने लगी, विद्यार्थी स्व प्रेरणा से आने लगा। लेकिन फिर भी एक जो आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। तो हम विद्यार्थी संगठन होने के नाते जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे हमारी इच्छा है। और विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया है कि हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी तो, और शिक्षा तो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, यह नहीं ठीक होगी तो हमारी कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो हम बिहार प्रदेश में इसको और ठीक करने वाले हैं और आगे चल करके हम बहुत सारे अभियान भी लेने वाले हैं। हमने बहुत सारे छात्रों से बात किया जो बिहार विश्वविद्यालय के हैं,
उनका ये आरोप है कि ये जितने भी छात्र संगठन ये सब आपस में मिले हुए होते हैं, ये लोग आपस में प्रिंसिपल और अलग अलग डायरेक्टर से मिल जाते हैं और ये हमेशा हड़ताल वगैरह करवाते हैं, क्योंकि इनसे इनका अपना राजनीतिक फायदा होता है। और ये शिक्षा के बारे में अगर सोच रहे होते तो सही में, चाहे वो एबीवीपी हो या फिर कोई भी और संगठन हो, आज भारत की और बिहार की शिक्षा, फिलहाल जो बिहार की बात हो रही है, बिहार की शिक्षा ऐसी नहीं होती। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आम जनता आप पे आरोप लगाती है और बाकी सारे संगठनों पे आरोप लगाती है कि ये लोग तो सिर्फ हड़ताल करवाते हैं, बैकडोर में ये आपस में मिले हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे छात्र संगठन हैं। अभी तो मैं बिहार में आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन बने हैं जिनका अपना पंजीकरण ही नहीं, मतलब वो पंजीकृत नहीं है। इसका मतलब कि वो इलीगल है। अगर ऐसे गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन जो जिनका कोई पंजीकरण ही नहीं है, वो छात्र संगठन के रूप में है, लेकिन वास्तव में वो शिक्षा व्यवस्था में एक दलाल की भूमिका में है। किसी का एडमिशन कराना है तो उससे पैसे ले लेना, किसी का प्रोविजनल फंसा है उससे पैसे लेकर के, अंदर एक नेक्सस बना हुआ है। जो अंदर कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके साथ ऐसे छात्र संगठन जिनका पंजीकरण भी नहीं है, वो सब एक नेक्सस करते हैं और नेक्सस मिलाकर के एक दलाली का अड्डा शुरू किया है। लेकिन विद्यार्थी परिषद क्या है? विद्यार्थी परिषद विभिन्न कैंपसों में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। हम आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है। बिना कारण के हमारा कहीं भी कोई भी गतिविधि का संचालन हम नहीं करते हैं। जैसे अभी पैट का एग्जाम हुआ यहाँ बिहार विश्वविद्यालय की, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर प्री रिसर्च टेस्ट जो कहते हैं हम लोग, उस रिसर्च टेस्ट में क्या हो रहा था? उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार था कि सामान्य, अगर किसी से भी पूछते हैं आप कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है किसी परीक्षा में तो उसका आंसर शीट होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या? ओएमआर शीट पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि बिहार विश्वविद्यालय की उस रिसर्च की प्रवेश परीक्षा में देखा गया, ओएमआर शीट ना होकर के वो भी पुराना 2017 का कोई पेपर था, उस पर लिखना था पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरह से लिखना था। और उसमें बाद में कॉपी कहीं जाता और उसमें ए बी सी कभी भी ठीक किया जा सकता था, काटा जा सकता था। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। दूसरा उसमें था कि जैसे आप उसमें से निकाल रहे हैं अपना एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में फोटो नहीं होता था, ना वो वेरीफाइड होता था। इसका मतलब ये था कोई किसी की जगह पर परीक्षा दे सकता था। अब इसके लिए हम लोगों ने अगर आंदोलन किया तो इस पर अगर कोई कहे कि आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं तो ना होता तो क्या होता? अगर हम आंदोलन करके इस परीक्षा को रद्द नहीं करवाते तो ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था के तहत जो है वो रिसर्च में जेन्युइन स्टूडेंट जो आना चाहिए, जो योग्य छात्र आना चाहिए, वो ना आ करके जो पैसे के दम पर जो भ्रष्टाचार के दम पर आने वाले थे वो आ जाते। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और हमारे रिसर्च सेक्टर में कैसे लोग आते आप कल्पना कर सकते थे। ऐसे ही बहुत सारे हम मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। हमारा परिणामकारी आंदोलन होता है। हमने उन तीनों परीक्षाओं को 3 बार परीक्षा लेने की कोशिश की, तीनों बार हमने उसका विरोध प्रदर्शन किया। और अभी उस पर उच्च कुलपति से हमारी वार्ता हुई थी, अभी जो यहाँ के प्रभारी वाइस चांसलर हैं उनसे भी बात हुई थी। तो उनसे भी हमने कहा कि इस पर उच्च स्तरीय जांच समिति बैठवाइए। उच्च स्तरीय जांच समिति बैठाने के लिए उन्होंने कहा भी है। तो वास्तव में केवल ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बिहार विश्वविद्यालय, ऐसे 11 जो हमारे यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग सबके हालात ऐसे ही हैं। अब जैसे आपको मिथिला यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो मिथिला यूनिवर्सिटी में मधुबनी और दरभंगा में कॉलेजेस ज्यादा हैं और छात्र संख्या कम है। इस नाते वहां पर जो है छात्र जो जितना आवेदन करते हैं उससे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन वहीं बेगूसराय जिला में जाते हैं अगर आप, तो बेगूसराय जिले में छात्र संख्या ज्यादा है, केवल 5 कॉलेज है। तो जहां 10 कॉलेज होने चाहिए वहां 5 कॉलेज है। इस तरह से असमान जो बंटवारा है ये भी एक कारण है। और दूसरा है कि वास्तव में अगर आपकी नीयत अच्छी हो उच्च शिक्षा को ठीक करने की, हमारी जो व्यवस्था का जो संचालन करने वाले लोग हैं, सत्ता और शासन में और प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय तंत्र में हो, अगर नियत सही हो तो मेरे को नहीं लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो नियत अच्छी होनी चाहिए और विद्यार्थी परिषद ऐसे प्रयास करेगी कि ऐसे नियत वाले नेता और ऐसे नियत वाली व्यवस्था हमारे समाज में आए। हम प्रेशर ग्रुप हैं, हम तो किसी सरकार के अंग हैं नहीं, ना किसी पार्टी के अंग हैं। चलिए, आप सरकार पे इल्जाम लगा सकते हैं, आपकी अपनी बात है, लेकिन अगर हम सही से अगर शोध करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उसमें से 80% अपने उस शिक्षा के योग्य ही नहीं है जिसके लिए वो नियुक्त किए गए हैं। उनको पीएचडी का सही तरीके से फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन आज वो गाइड बने पड़े हैं। आज वो सब्जी मंगवाते हैं अपने रिसर्च स्कॉलर से और उनका थीसिस वो खुद लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
आज के बिहार यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो आप छात्रों पे तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों का क्या होगा? 80% ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास वो योग्यता ही नहीं है, वो या तो करप्शन के हिसाब से या किसी और तरीके से नियुक्त हो गए। नहीं, आंकड़ा आपने बोला 80% 70%, कम हो सकता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि बहुत सारे, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे भी प्राध्यापक हैं अलग अलग कैंपसों में जो तन्मयता के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ पठन पाठन का वातावरण बनाने में सहयोग कर रहे हैं, और हर दिन वो कैंपस में जाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, अपना एग्जाम लेना, समय से पढ़ाई करना, 5 विद्यार्थी आ रहे हैं उसको भी पढ़ा रहे हैं और मदद कर रहे हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं, लेकिन आतंक समाचार नमन करता है, लेकिन आप ऐसे शिक्षकों के बारे में बताएं जो, देखिए, शिक्षा व्यवस्था में दरअसल आज से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अराजकता और भ्रष्टाचार नहीं है, और हर व्यवस्था में यहाँ के जंगल राज का जो दौर था, उस जंगल राज के दौर को अगर आप याद करते हैं तो आप पाएंगे कि उस जंगल राज के कारण ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी दयनीय स्थिति में पहुंची है। लेकिन आज के नीति नियंताओं से और कर्ता धर्ताओं से तो मेरा यही आग्रह है कि आप अगर इतने सालों से आप भी अगर शासन में हैं तो आपको भी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। वैसे व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, उतनी अराजक व्यवस्था अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार अभी हो नहीं पाया है। तो विद्यार्थी परिषद इसका प्रयास कर रही है कि हम सरकारों पर दबाव डालें, हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इसलिए तो करते हैं, और हमारी गतिविधियों का इसीलिए संचालन होता है। आप ऐसे शिक्षकों का विरोध क्यों नहीं करते जिसके बारे में आपको पता है कि ये योग्य नहीं है? देखिए, योग्य इसके लिए आप छात्र से रिसर्च कर सकते हैं। योग्य कौन है कौन नहीं है इसके लिए विद्यार्थी परिषद नहीं है। विद्यार्थी परिषद योग्यता बांटने वाला कोई संगठन नहीं है। हम योग्यता नहीं बांटते हैं। जिस परीक्षा के आधार पर, जिस व्यवस्था के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, अगर उस व्यवस्था में कहीं खामी है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, उस व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे, उस व्यवस्था को ठीक कराने के लिए दबाव बनाने का काम करेंगे। लेकिन कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है इसका हम सर्टिफिकेट तो नहीं आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन जब छात्र सर्टिफिकेट देंगे तो आप उस पर कार्रवाई तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे शिक्षकों, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसके आधार पर जो अयोग्य लोग हैं, ऐसे पदों पर बैठ गए हैं, उनकी योग्यता की फिर से जांच होनी चाहिए। ऐसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी आपको पता होगा कि वहां पर जो रोमिला थापर के और अन्य लोगों का जो मांग दिया गया कि आपकी क्या योग्यता है, फिर से आप जो है उसको दें, तो उस पर बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो एक पर इस तरह से हो रहा है, तो आप जिस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, कल के अगर हम ही लोग इस विषय को उठाते हैं योग्यता वाले पैमाने को, तो कल आप ही मीडिया बंधु से यह सवाल आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग जो है लाल फीताशाही की ओर जा रहे हैं, आप लोग हिटलर बन गए हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था के संचालन में और उसके सुधार करने में सबका समेकित सहयोग तो मिलना चाहिए। नहीं, मीडिया को मिला था पर, या जितने भी आपने जेएनयू की बात की, तो सारे मीडिया उसके अगेंस्ट में या फेवर में नहीं आते हैं। बहुत सारे मीडिया जो है पहले रिसर्च करते हैं फिर अपना वक्तव्य देते हैं। ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जिन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला है। तो आप सारे मीडिया पे ऐसे नहीं कह सकते कि हम उनका विरोध करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए, आतंक समाचार आपका समर्थन करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात ये आती है कि ठीक है, आपने एक तरफ कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से खराब है, लेकिन दूसरी तरफ एक विरोधाभास बात ये भी है कि बिहार के लड़के जो हैं वो यूपीएससी या बहुत सारे ऐसे चीज़ों में सबसे अव्वल आते हैं। एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था खराब है, दूसरी तरफ बिहार के छात्र जो हैं वो नासा और इसरो तक पहुंच रहे हैं। तो आखिर वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो बिहारी हैं कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में योग्यता की कोई कमी नहीं है। वास्तव में यहाँ पर बिहार में, बिहारी नहीं, हमारे भारतवर्ष कर्मयोगियों का जगह है, और यहाँ विद्यार्थी और जो समाज है उसमें कहीं कमी नहीं है। परेशानी है व्यवस्था के संचालन में। अब यहाँ पर कोई भी योग्य छात्र है तो वो यहाँ ठहरता नहीं है, और जो बेचारा गरीब है वो उसकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रतिभाओं का अंबार है। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, विशेष तौर पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर ठीक कर दिया जाए और उसको पटरी पर ला दिया जाए और सुचारू रूप से कैंपस में पठन पाठन का वातावरण बने और एक भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा व्यवस्था बन जाए, तो बिहार से ऐसी विभूतियां निकलेंगी जो देश को आगे ले जाने में अमूल्य योगदान देंगी, और देश हमारा एक अलग दिशा में एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज बिहार के लोग बाहर जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। यहाँ बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मिल जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मिल जाएंगे, बिहार भर के और दुनिया भर के संस्थानों में मिल जाएंगे। लेकिन बिहार में वो पढ़ते हुए कितनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं और उसका दर कितना है आपको भी पता है।
आपने खुद बताया कि हम नए संगठन नहीं है, 1949-1948 से आप आए हुए हैं, तो आखिर आप भी तो इतने दिन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी तो इस चीज में क्रांति लानी चाहिए। देखिए, स्थापना काल से ही हमारी मांग रही कि देश का नाम भारत होना चाहिए, तो संविधान में वो आया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इज भारत। तो हमारी लगभग वो मांग पूरी हुई। हमने कहा कि देश की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया ही है। और हमने कहा कि हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए, तो उसको भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बराबर का दर्जा देते हुए वंदे मातरम को सम्मिलित किया गया है। तो ये हमारी मांगे थी। हमने कहा कि मताधिकार की आयु 21 साल से 18 साल होनी चाहिए, वो मांग भी हमारी पूरी हुई। लेकिन आपको एक और दौर याद रखना होगा, विद्यार्थी परिषद की भूमिका क्या है। विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करना चाहती है। यह तो हमारा एक वैचारिक अधिष्ठान है और यह हम करते रहते हैं, और हमारी गतिविधियों में हर कार्यक्रम में ये झलकेगा, आपको देखेंगे तो। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आयोग था, उसके बाद कोठारी आयोग था, उसके रिकमेंडेशंस थे। हमने 1986 में नई शिक्षा नीति जब बन रही थी, उस समय हमने जो सेमिनार किए, सिंपोजियम किए, बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस का एक पूरे देश में वातावरण बना। अभी नई शिक्षा नीति 2016 को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, पूरे देश में एक वातावरण बना। हम लोगों ने भी बहुत सारे सेमिनार आयोजित किए। तो कुल मिलाकर के 60-70 के दशक में जब स्टूडेंट पावर को न्यूसेंस पावर कहा जाता था कि ये स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ये अराजक शक्ति हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने अपने गतिविधियों के माध्यम से, अपने रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से यह प्रमाणित किया और आम समाज में यह धारणा बनाई कि छात्र शक्ति परिवर्तनकारी राष्ट्र शक्ति है। स्टूडेंट पावर इज नेशंस पावर, नॉट न्यूसेंस पावर। तो हमने तो अपने गतिविधियों से साबित किया है। और आपको एक और बात बताना हम चाहेंगे, न केवल शिक्षा क्षेत्र में ही, हमने तो, आपने वारंगल का कतिया विश्वविद्यालय सुना होगा, आंध्र प्रदेश में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से गुलामी से आजाद हुआ। उसके बाद तिरंगा झंडा संपूर्ण देश में फहराया जाता था। लेकिन 1982 तक वारंगल के काकतिया विश्वविद्यालय में आजकल के जो नक्सली हैं, उन नक्सलवादी और वाम विचार के संगठनों के कारण वहां पर काला झंडा फहराते थे नक्सली। तो उनसे लड़ते हुए हमारे विद्यार्थी परिषद के 45 कार्यकर्ता, जगन मोहन रेड्डी हमारे कार्यकर्ता थे, उनके नेतृत्व में 45 कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके आधार पर तिरंगा झंडा वहां फहराया जाने लगा, वंदे मातरम होने लगा, हम भारत माता की जय जयकार होने लगी। तो आज पूरे देश में, और केवल वही नहीं, 1990 से लेकर कश्मीर मार्च हमारा जो रहा, उसका क्या असर रहा, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां अगर आप देखेंगे, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन देखेंगे, शिक्षा के व्यापारीकरण के विरुद्ध हमारे आंदोलनों को देखेंगे, आज जो कुछ भी व्यवस्था आपको दिख रही है, ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन, हमारे कार्यक्रम न होते तो वास्तव में विद्यार्थी परिषद तो एक ऐसी कड़ी है, इस कड़ी को हटा दीजिए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी बिगड़ती आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो हमारी तो अपने स्थापना काल से यह प्रयास रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन लाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन विविध सत्ता में, शासन में बैठे हुए लोग, वो भी तो, उनका भी तो रोल बनता है कि वो भी इसमें करें। केवल विद्यार्थी परिषद के हम तो छात्र संगठन है, हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज का और संपूर्ण शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था एक साथ लगे, क्योंकि शिक्षा केवल राजनीति की वस्तु नहीं है। शिक्षा हमारे समाज को सुदृढ़ करने, देश को मजबूत करने, हमारे राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ाने और भारत को पुनः विश्व गुरु पर प्रतिस्थापित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि विद्यार्थी परिषद अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है, और हम अपनी गतिविधियां और बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ब्रेन ड्रेन की समस्या थी, तो हमने उसको थिंक इंडिया के माध्यम से, NIT और IIT और IIM में हमारे थिंक इंडिया के माध्यम से हमने ब्रेन ड्रेन की समस्या को रोका। आज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में हम एग्रीविजन के थ्रू जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कृषि के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस तरह से हम लोग चर्चाएं करते हैं। और आज पूरे देश भर में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को हमने जोड़ने का काम किया है। आज मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में मेडिविजन हमारा चलता है, तो उसमें भी हमारी गतिविधियां संचालित होती हैं। और मेडिविजन के माध्यम से हमने न केवल उनको जोड़ा है, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर आज जो है, आप देखते होंगे बहुत सारे अस्पतालों में मरे हुए लोगों का लोग इलाज करते हैं, संवेदनहीन डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था से संवेदनशील मनुष्यों का निर्माण हो, यहाँ से निकले हुए व्यक्ति समाज के बारे में एक अच्छे दृष्टिकोण, सेवा भाव के साथ देखे। यह परिवर्तन लाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने प्रयास किया है, और विविध क्षेत्रों में बहुत सारे लोग गए हुए हैं और परिवर्तन आ रहा है। हमारे विद्यार्थी परिषद से ही प्रेरित होकर विकास भारती संगठन बनाया अशोक भगत जी ने, आज उनको पद्मश्री अगर मिला है
तो ये विद्यार्थी परिषद के लिए गर्व की बात है। आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ से प्रेरित होकर के बहुत सारे प्रकल्प चला रहे हैं और उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण तमाम पुरस्कारों से सुसज्जित किया गया है। आपके मीडिया के क्षेत्र में भी हमारे विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता स्थापित हैं। तो विद्यार्थी परिषद केवल ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि राजनीतिक दल के लिए काम करने वाला संगठन है और ये केवल पार्टी के लिए एक जो कह सकते हैं कि शक्ति तैयार करता है। ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण करता है और हमारे व्यक्ति निर्माण करने के बाद वो विद्यार्थी विविध क्षेत्रों में जाता है, नेतृत्व करता है और देश के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है वो तय करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप आतंक समाचार से मुजफ्फरपुर के दर्शकों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में जितनी भी अराजकता है वो निकट भविष्य में सुधर जाएगी। बिल्कुल, हमारा संपूर्ण प्रयास रहेगा। हम तन मन धन के साथ विद्यार्थी परिषद के संपूर्ण कार्यकर्ता और हमारा यह आज ही से नहीं पहले से प्रयास रहा है, लेकिन अब इस प्रयास के दर को हम और बढ़ाने वाले हैं। आज हमारे विद्यार्थी परिषद में लगातार सदस्यता बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर में स्वयं यहाँ पर 14 से 15 हजार के करीब मेंबरशिप हुई है। ऐसे पूरे बिहार भर में लाखों विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं। पूरे देश भर में, जैसा आपने बताया, हमारा तो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विश्व में भी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व भर में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ के माध्यम से पहुंचे हुए हैं। तो हमारा पूरे वैश्विक एक परिवेश लिया हुआ हमारा संगठन है। तो छोटा संगठन तो है नहीं, तो हमारे प्रयास भी बहुत बड़े होंगे और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। और हम समाज से यही अपील करेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपने जो आपके नौनिहाल यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे वो 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, चाहे वो पीजी कर रहे हो, चाहे यूजी कर रहे हो, चाहे रिसर्च कर रहे हो, वो सब विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ें। और एक जितना हमारी शक्ति बढ़ेगी और जितने हमारी गतिविधियों में समाज बढ़ चढ़ करके सहयोग करेगा, उतना ही हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, उसको ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं और एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल अभी आप बिहार के प्रदेश सह संगठन मंत्री हैं, तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की शिक्षा और फिलहाल जो मुजफ्फरपुर की शिक्षा है उस पर आप निकट भविष्य में एक बेहतर कदम लेंगे। विद्यार्थी परिषद व्यक्तिवाद से नहीं चलती है। हमारे यहाँ अनामिकता के आधार पर कार्य किया जाता है। व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विचार प्रधान संगठन है। तो हम अपने ओर से, हम एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। प्रदेश सह संगठन मंत्री होना मतलब इसका यह नहीं है कि हम होल सोल हैं। विद्यार्थी परिषद में एक टीम होती है, एक सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होती है और सामूहिकता के साथ आम छात्रों से राय बनाते हुए हम निर्णय, हमारी प्रक्रिया चलती है। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि हमारी जिस प्रकार की पद्धति है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विद्यार्थी परिषद, केवल मैं ही नहीं, हमारे जैसे सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलकर के पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में, ठीक करने में लगेंगे और बिहार में जो विशेष कमी है इसको और ठीक करने का प्रयास करने में अपना भूमिका का निर्वहन करने वाले। टीम तो चलती ही है, लेकिन टीम के लिए नेता की जरूरत होती है और वो आप नेता हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है, करेंगे तो सब, लेकिन एक पाथ श्योर तो आप हैं, क्योंकि फिलहाल तो आप प्रदेश सह संगठन मंत्री। अपने दायित्व की भूमिका में जो हम हैं